तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा पीरियोडिक टेबल के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्लियर हम लोग जब पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में थे तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और रेडियाई डिस्कस कर दिया था। आज हमारा पीरियोडिक टेबल का सेकंड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन इंथैल्पी स्टार्ट हो रहा है। लिखा भी हुआ है और इंथैल्पी एनर्जी है। आगे हम बताएंगे इंथैल्पी और एनर्जी कब बोलते हैं, क्या डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है। समझते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी है क्या। पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट होते हैं, फिर डिफाइन करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, कोई एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट ए जो गैसियस फेज में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है केटाइंस में। ऑब्वियस सी बात है कि यह चीज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, और इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। आपने ये जो एनर्जी प्रोवाइड किया है इस प्रोसेस को अकर करने के लिए, यह प्रोवाइडेड एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। मतलब एक चीज़ कंफर्म है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। हमें इसमें एनर्जी देना होता है, तभी ऐसी प्रोसेस अकर होंगी। अब दो चीज़ें यहाँ बहुत रिमार्केबल है जिसे आपको ऑब्जर्व करना होगा। पहला, जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो उसकी फिजिकल स्टेट गैसियस होनी चाहिए और वो आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कंबाइंड स्टेट पे नहीं होना चाहिए। इन दो कंडीशंस को अगर आपने फुलफिल कर लिया है तो आप जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड होगा। मतलब इस प्रोसेस में जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है वह मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड किया है, आपने मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया। वजह यह है कि आइसोलेटेड है तो बॉन्ड आपको तोड़ना नहीं पड़ा, उसे आइसोलेटेड गैसियस एटम में लाना नहीं पड़ा, और अगर गैस है तो काफ़ी लूजली हेल्ड है, तो दोनों प्रोसेसेस कंबाइंड होकर के एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस बन जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले, आइए हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारा सोडियम स्टार्टिंग सॉलिड स्टेट है और हमें अकर करना है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले आप बोलोगे कि सर सब्लिमेशन एनर्जी दीजिए। सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, तो आप एनर्जी दोगे तब ये कन्वर्ट होगा इन ए गैसियस में। अब आप आयोनाइजेशन एनर्जी लगाओगे तो हमारा एन ए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और रिमूव करके इन ए प्लस गैसियस में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर इन ए सॉलिड से आपने एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है तो आपको यह एक एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है जो सब्लिमेशन एनर्जी बन जा रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट आपको इन्हें गैसियस का क्रिस्टल देते तो आप बोलते कि सर हम इतना ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और हमारा रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आकर हो जाएगा। अब वैसे ही हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ले, मान लीजिए हमारे पास Cl2 गैस है। अब जब तक आप डिसोसिएशन एनर्जी नहीं दोगे, और डिसोसिएशन इज अगेन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हमारा Cl में कन्वर्ट नहीं होगा और तब ये Cl गैस में होगा। अब आप आयोनाइजेशन एनर्जी लगाओगे तो हमारा, हम ऊपर लिख रहे हैं, फिर आप आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ प्रोवाइड करोगे तब वो अपने एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेगा। मतलब आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपको यह एक एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा, तब जाकर के वह Cl गैस में कन्वर्ट हुआ। आफ्टर देन वो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए तैयार है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, सुनिएगा। वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आइसोलेटेड गैसियस एटम को प्रोवाइड किया जाए जिससे वह अपने
एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले वह उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। यह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो जो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे वह इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दैट इज़ वाई अगर वो स्टेबल ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करना होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो मतलब फाइनली हम बोल सकते हैं कि मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन्स को आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करना, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वह अमाउंट ऑफ एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ आपने मिनिमम अमाउंट तो डिस्कस ही नहीं किया। तो हमने तीनों कंडीशंस मेंशन कर दिया। मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड सेकेंड कंडीशन, और तीसरी कंडीशन गैसियस। ये तीनों अगर कलेक्टिवली आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे वह एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। क्लियर है? यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब हम ज़रा इस चीज़ को और थोड़ा समझें। हमने एक एग्जाम्पल लिया है एल्यूमिनियम गैस का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 283 आएगा। 283 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 3 है। इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है। हमने पहला आयोनाइजेशन एनर्जी दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर Al+ गैसेस में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से, तो वह Ie फर्स्ट कहलाएगा। अब आपने क्या किया, फिर Al फर्स्ट से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दे आर कॉल्ड Ie2। हमारा ये Al2+ में कन्वर्ट हो गया। फिर Al2+ गैसियस आपने तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी लगाया, हमारा Al3+ में कन्वर्ट हो गया। तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया, Al+ कैंसिल, Al2+ कैंसिल, हमारा ये नेट इक्वेशन बन गया एल्यूमिनियम 283। वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, आपने 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया, आपको 3 आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड करना पड़ा। मतलब अगर यह तीनों सपोज कर लीजिए हमारा 5000 किलो जूल है, तो जब आप 5000 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कीजिएगा तो एल्यूमिनियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर चुका होगा। Ie1, Ie2 एंड Ie3 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाते हैं। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं आता? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में आप जितनी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे वो मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे Ie1 से Ie2 बड़ा है और Ie2 से Ie3 बड़ा है, Ie3 से अगर पॉसिबल Ie4 होता, Ie4 बड़ा होता, सो ऑन। बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो Ie1 से जब आप Ie2 में आ रहे हो तो Ie2 में आपने जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया है वो एक आयन केटाइन से किया है। केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को फ्रीली रिमूव नहीं होने देगा। दैट इज़ वाई आपको उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। चार्ज जितना बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है कि वह अट्रैक्शन उतना ही पावरफुल होता जाएगा और आपको उतना ही समवट मोर एनर्जी प्रोवाइड करना होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। दैट इज़ वाई ऑलवेज याद रखना है कि हायर आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज बड़े होते हैं लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी से। क्लियर यहाँ तक की बात? हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक गैसियस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके A+ गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। आप बोलोगे कि सर दिस वन इज Ie1। सही बात है, आपने एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया है तो ये Ie1 होगा। अब ज़रा हम एक चीज़ यहाँ समझे कि इस आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होगी। तो आप बोलोगे कि सर अगर हम एक एटम ए से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किए होंगे तो ये हमारा जूल या किलो जूल पर एटम होगा। अगर हम एक मोल से निकालेंगे तो वो हमारा जूल या किलो जूल पर मोल होगा, एक्सेट्राज। इन जनरल हम लोग किलो जूल पर मोल में आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रोसेस के लिए Ie1 हमारा है 50
किलो जूल पर मोल। कहा कि इस रिजल्ट पर कमेंट कीजिए। तो हम बोलेंगे कि यस सर कर सकते हैं। एक मोल ए गैसियस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें 50 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा है। अगर हम 50 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दिए जो उसका मिनिमम एनर्जी है तो वह कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? मतलब ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी, एक बार ज़रा हम फिर से बोले आपको, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप बोलिएगा कि वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आइसोलेटेड गैसियस एटम को कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन में कन्वर्ट करता है। अगर आप मिनिमम एनर्जी नहीं बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलिएगा कि मोस्ट लूजली जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या मोस्ट लूजली जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आप एनर्जी देंगे तभी ये प्रोसेस आकर होगा। अब मान लीजिए कि कोई हमें दे दिया कि भाई हमारा इन ए सॉलिड जो है वो हमारा इन ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, क्या यह एक आयोनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन है? तो आप बोलोगे कि नहीं, यह आयोनाइजेशन एनर्जी का अभी फिलहाल इक्वेशन नहीं है, हम पहले सब्लिमेशन देकर इसे इन्हें गैसियस में कन्वर्ट किए होंगे। आफ्टर देन हमारा इन्हें गैसियस इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इन्हें प्लस गैसियस में कन्वर्ट हुआ होगा। मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट सब्लिमेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन। क्लियर? यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट अब एक बात बता रहे हैं, उसे ज़रा केयरफुली सुनिएगा। हम एक एक एग्जाम्पल बताते चलेंगे फिर उसे क्लियर करते चलेंगे ताकि बोर्ड जो आपको इतना अभी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखे। हम पहले सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम 11 2 8 1 आपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड किया, इन्हें हमारा गैस में है, हम आई की बात कर रहे हैं तो इन्हें गैसियस ही लिए हुए हैं। मान लीजिए कहीं कहीं हम अब जैसे हम ये गैसियस है मिस हो जा रहे हैं तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगाया, इन्हें प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया, चार्ज बैलेंस भी है, इन्हें यहाँ 0, यहाँ +1 -1 0, ये हमारा n = 2 आ गया। हमने कहीं बोला होगा कि अगर इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाए, ये देखिए n 2 8 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, यहाँ पर आ जाइए 2 8 ही बनेगा तो n = 2 होगा। हमने आपको कभी बोला होगा कि अगर n चेंज हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कि कोड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगर इनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा कोड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। बहुत रिमार्केबल। अब एक बात देखिएगा कि अब जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा IE2, वो इस IE1 से मैग्नीट्यूड वाइज काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ आप n = 3 से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो जबकि यहाँ आप n = 2 से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोड कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का चेंज हो जाए तो IE में सडन एक बिग जंप मिलता है। क्या बोले ज़रा सुनिएगा, यहाँ n = 3 है, यहाँ n = 2 है, पहला इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आप n3 से कर रहे हो, लेकिन जो सेकंड आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, n = 2 से आप रिमूव करोगे। मतलब देयर इज अ सडन बिग जंप अमंग IE1 एंड IE2। मतलब अगर IE1 50 है तो IE2 जो होगा वो 10 गुना ज़्यादा हो जाए, 12 गुना ज़्यादा हो जाए, 15 गुना ज़्यादा हो जाए, एक्सेट्राज एक एज्यूम्ड वैल्यू दे रहे हैं। मतलब वो एक मॉडरेट चेंज डिफरेंस नहीं होगा। तो आप इन्हें के लिए बोल सकते हो कि सडन एक बिग जंप है IE1 और IE2 में। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आते हैं इन्हें के लिए। हमने आपको बताया कि इन्हें में जो हमारा सडन बिग जंप है वो IE1 और IE2 में है। अब ज़रा mg का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, पहले आप 1 मिनट से ऑब्जर्व कीजिए, फिर हम आंसर बोल रहे हैं क्या होगा। पहले आप डेटा देखिए। चलिए आइए अब देखा जाए मैग्नीशियम n = 3, n = 3, n = अब यहाँ आ जाइए, हम लोग पहले इस एल्यूमिनियम को हटा रहे हैं यहाँ से।
IE1 में इन 3 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, IE2 में भी आपने इन 3 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन जो IE3 होगा, तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, वो सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। मतलब आपका जो कोर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो IE2 और IE3 के बीच में हो रहा है, इनके बीच में कोर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इनके बीच, इनके और इनके बीच में कोर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों जगह इन 3 ही है। तो आप बोलिएगा देयर इज अ सर्टेन बिग जंप अमंग IE2 एंड IE3। क्लियर है? और जहां बिग जंप है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। जैसे आपने इन्हें में कहा था सर्टेन बिग जंप अमंग 1 एंड 2, दैट इज वाई सोडियम मात्र एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है क्योंकि सेकेंड में बिग जंप है। मैग्नीशियम में आ जाइए, आप बोलते हो कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी 2 है, क्यों? क्योंकि एक बिग जंप IE2 और IE3 में है। मतलब 2 में अगर 100 किलो जूल एनर्जी आपने देना है तो IE3 में आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो दैट इज़ वाई आप 2 इलेक्ट्रॉन तक ईजिली रिमूव कर दोगे, लेकिन तीसरा रिमूव करना टफ है हमारे लिए। तो आप बोल सकते हैं मैग्नीशियम के रिगार्डिंग कि हमारा बिग जंप है अमंग IE2 एंड IE3। क्लियर है? ऑलवेज एक ही चीज याद रखना है, जहां कोर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सडन बिग जंप आपने वहीं ऑब्जर्व करना है। अब आ जाइए, हमारा एल्यूमिनियम है, फिर अपन लोग लिखते हैं हमारा IE3 एल्यूमिनियम 3 प्लस 2 8, फिर आगे हम लोग लिखते हैं IE4। चलिए देखिएगा, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, कोई बिग जंप नहीं है, कोर कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं हुआ है। फिर आ जाइए n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, कोई भी जंप नहीं है क्योंकि n वही है। फिर यहाँ आ जाइए तो आप बोलोगे कि n इज इक्वल टू 3 है और यहाँ से हम n इज इक्वल टू 2 पे गए हैं। मतलब अभी जो आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है वो तो n3 से ही किया है, लेकिन अब यहाँ के बाद जो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वो n इज इक्वल टू 2 से आप रिमूव करोगे। तीसरा जो आप लगाए हो वो तो n3 से ही आपने अप्लाई किया है, लेकिन जो चौथा आयोनाइजेशन एनर्जी आप अप्लाई करोगे वो n इज इक्वल टू 2 से आप अप्लाई करोगे। मतलब कोर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो आप बोलेगा कि सडन बिग जंप है अमंग IE3 एंड IE4 में, दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम हमारा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एग्जिबिट करता है, 4 एग्जिबिट करने का चांस रेयर है। अब इससे रिलेटेड पहले हम 2 प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर? जो बातें अभी हमने आपको बताया है बिगर जंप वाला, उससे रिलेटेड हमने 2 प्रॉब्लम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। ज़रा क्वेश्चन देखा जाए फिर सोचा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइडेड है, IE1 IE2 IE3 IE4, डेटा गिवन है, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। IE1 284, 412, 656, 3210। मतलब अगर आप ऑलमोस्ट देखिए तो 200 का डिफरेंस है, लेकिन ये सीधा ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ गया है। क्लियर? मतलब बिगर जंप जो है वो हमारा यहाँ है। तो आप बोलोगे कि ये हमारा IE1 है, ये हमारा IE2 है, ये हमारा IE3 है। मतलब IE3 है, मतलब IE3 तक तो इलेक्ट्रॉन वो इजिली रिमूव कर दिया, लेकिन जब आप उसे चौथा आयोनाइजेशन एनर्जी देना चाहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टफ है। तो IE3 का मतलब क्या हो गया कि उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन तक रिमूव किए। IE1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, IE2 का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, IE3 का मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव किए? तो आप बोलेगा कि सर 3 ही इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन से हमारा एक कोर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आ गया होगा। मतलब यहाँ तक आप जिस इन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए होइएगा, चौथे में उस इन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं हुआ होगा, इन चेंज हो गया होगा। क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज योर 3। बढ़े आगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। हम पहले सीधा आंसर को टारगेट करते हैं, फिर जो आंसर नहीं है उनको आप घर पर सोचिएगा कि उनके लिए कौन से आयोनाइजेशन एनर्जी में आप बिगर जंप ऑब्जर्व करोगे। तो मान लो हमने उठा लिया सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर आप जोड़ो
6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12 का मतलब है मैग्नीशियम। तो हम लोग लिख लेते हैं सिंपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2 8 2 n इज इक्वल टू 2। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी आपने अप्लाई किया, Mg प्लस में कन्वर्ट हो गया। हम बोलोगे कि सर अभी भी हमारा n 3 ही है, हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब जो आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगाओगे वो भी तो इन 3 पर ही लगाओगे, ऐसा थोड़ी है कि वो इन 2 पर आपने लगाने लग गया, 3 से ही इलेक्ट्रॉन लगाना है। तो Mg2 प्लस 2 8। लेकिन अब अगर आप Ie थर्ड अप्लाई करते हो तो आप बोलोगे कि सर, अब अगर आप Ie थर्ड अप्लाई करते हो तो आप बोलोगे कि सर n इज इक्वल टू 2 पर हमारा Ie थर्ड अप्लाई हुआ है। और अगर Ie 2 पर हमारा अगर Ie थर्ड पर सपोज कर दीजिए, तो हमारा Ie थर्ड जो अप्लाई हो रहा है सर वो हमारा n इज इक्वल टू 2 पे अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बिगर जंप 2 और 3 के रिगार्डिंग है, 1 और 2 के रिगार्डिंग नहीं है। और शायद क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि बिगर जंप अमंग 2 एंड 3, तो हमारा आंसर 0 आएगा। क्लियर है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा एक काम करो ना, डी ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर दो। हम बोले चलिए ये देखते हैं डी ऑप्शन। अब डी क्या, हम सारे ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। चलिए डी अगर आप देखो तो 1s2 2s2 2p1। बहुत बच्चा बोलेगा कि सर ये तो 2s2 2p1 है, आपने 1s कैसे लिख लिया। तो क्वेश्चन का एक ट्रेंड होता है कि वो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ही आपको रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स इनर भी कर सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इनर में इलेक्ट्रॉन आया नहीं होगा और आउटर में चला गया होगा, ये सारी बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं। तो ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका ये है। अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनो तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब बोरोन है। तो भाई हमारा बोरोन 2 3 हमने लगाया Ie1। हम बोलोगे n इज इक्वल टू 2 सर, बोरोन प्लस हमारा बन गया 2 2। अभी भी सर हमारा n इज इक्वल टू 2 ही है। हम बोले बिल्कुल सही बात है। फिर आपने बोला कि सर हम Ie2 लगाते हैं, अप्लाई कीजिए Ie2। हमारा बन गया बोरोन 2 प्लस आ गया 2 1। अभी भी n इज इक्वल टू 2 ही है। अब आपने Ie3 अप्लाई किया, हम बन गया बोरोन 3 प्लस, अब हमारा बन गया 2, n इज इक्वल टू 1। अब जो आप अगला अप्लाई करोगे Ie4, वो आप अप्लाई करोगे n इज इक्वल टू 1 से, जबकि यहाँ से अगर आप यहाँ Ie थर्ड लगाए हो तो आप n2 से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। मतलब आपको लग गया कि हम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको लग गया कि सर हम Ie3 और Ie4 के बीच जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसमें एक बिगर जंप होगा, क्योंकि हमारा Ie4 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया है जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है। मतलब देयर इज अ बिग जंप अमंग Ie3 एंड Ie4। होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। क्या हमने आपको बताया कि क्या आयोनाइजेशन एनर्जी है, कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइंड करते हैं, और क्या आयोनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें केयर करना होता है। क्लियर है। अब अगले लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ेंगे कि हमारा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो हम उन्हें कैसे अरेंज करते हैं। क्लियर। चलिए, ओके, थैंक यू।